जय हिंद साथियों। आपको वर्दी पहननी है तो मशक्कत तो करनी ही होगी। आइए चलिए एक बार फिर से हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को परखने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों की तैयारी कहाँ तक और कितनी है। प्रश्नों की श्रृंखला हमारे पास है और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। आइए आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और अपने आप को देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। चलिए, पहला प्रश्न है, न लोप व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि न लोप व्यंजन संधि का सही उदाहरण, यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण ऐसा है जो कि न लोप व्यंजन संधि से संबंधित है। देखिए, एकदम सीधा सा लिखा हुआ है न लोप। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, यानी इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें न लुप्त हुआ है, वही सही उत्तर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, संधि विच्छेद करना है, तभी तो हम जान पाएंगे कि न का कहाँ लोप हुआ है। तो देखिए, इसका जो संधि विच्छेद होगा आत्मन आत्मन धन ज्ञान होगा। ठीक, आत्मन धन ज्ञान, आत्मन और ज्ञान को जब आपस में जोड़ेंगे तो न का लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से योगीराज का है तो होगा योगी योगिन धन राज। ठीक, और तीसरे का होगा राजन राजन धन गृह होगा। ठीक, अब देखिए चौथा विकल्प है सभी। सभी का मतलब ऊपर के तीनों। अब देखिए न लोप के विषय में पूछ रहा है तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी न है, यहाँ भी न है, यहाँ भी न है। और जब तीनों विकल्पों के दोनों बच्चों को आपस में हम जोड़ेंगे तो न का लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी और इसका भी लोप हो जाएगा। तत्पश्चात ये विकल्प बनेंगे। कहने का मतलब कि ये तीनों विकल्प ऐसे हैं जिसमें न का लोप हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी वाला होगा सभी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। विकारी, देखिए एक शब्द है विकार, एक शब्द है विकार। विकार में ई प्रत्यय लगा करके बना हुआ है विकारी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक, देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी शब्द, और जो दूसरा होता है अविकारी शब्द होता है। अविकारी, विकार का मतलब हमने क्या बताया, परिवर्तन, यानी ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन होता है, एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक ना, विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसको कहते हैं, जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, न तो लिंग परिवर्तित होता है न तो वचन परिवर्तित होता है। परिवर्तन लिंग, वचन, कारक और पुरुष, इन चार माध्यमों से होता है। तो जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब प्रश्न का पूछ रहा है विकारी शब्द कौन सा है। हमने बता दिया कि ऐसा शब्द जो कि जिसमें कि परिवर्तन हो सके, तो इसमें से कौन सा है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, लड़का है। क्यों, क्योंकि यह लड़का है तो लड़का के स्थान पर हम लिख सकते हैं लड़के, लड़के लिख सकते हैं या लड़कों लिख सकते हैं। ठीक ना, लड़कों। अब देखिए यह एक वचन है और यह क्या है, बहुवचन है। और हम जानते हैं कि हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर सही सही कौन होगा, डी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक। यहाँ पर कारक पूछ रहा है कि कौन सा कारक है। ठीक, तो हम जानते हैं, देखिए इसको पकड़िए, इसको पढ़िए, गरीबों को वस्त्र दो, देने की बात है। और हम जानते हैं कि जहां पर कोई वस्तु किसी को देने की बात करता है, जहां पर किसी वस्तु को किसी की देने की बात होती है, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। यह बात आप लोग भली भांति अपने ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर यह संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ देने का भाव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। जो करण कारक है, जो करण कारक है इसका पहचान क्या है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, जो कि साधनात्मक होता है, साधन से संबंधित होता है। ठीक ना, जहां साधन का प्रयोग किया जाए वहां पर कर्ण होता है। अपादान का पहचान से है, यह हमेशा अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में, यानी कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जहां अलग होती है वहां पर हमेशा क्या होता है, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, टूट करके अलग होगा तब जाकर के गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान। और संप्रदान के लिए हमने बता दिया
संप्रदान इसका पहचान है के लिए अथवा को होता है। जहां पर एक वस्तु किसी व्यक्ति को देने के लिए होती है या देने का भाव होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कर्म का पहचान क्या है? कर्म का पहचान को है। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सी वाला होगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, तुम्हें क्या चाहिए में क्या का सर्वनाम भेद है। क्या के विषय में पूछ रहा है कि यह सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक ना, क्या निजवाचक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो आप जानते हैं कि यह जो शब्द लिखा हुआ है यह क्या है? खुद ही एक प्रश्न है। तो यहाँ पर बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा से उत्तर क्या होगा? यह प्रश्नवाचक। ठीक ना, प्रश्नवाचक हो गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित अंश। अच्छा, रेखांकित नहीं किया गया है, आधा लीटर दूध, इसको रेखांकित कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना है क्या? विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है। ठीक ना, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक है। इसमें से कौन सा है? जो गुणवाचक विशेषण है वह गुण, दशा, धर्म, दिशा आदि का बोध कराता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो ये लिखा हुआ है यह इससे संबंधित नहीं है, इसलिए यह इसका उत्तर नहीं होगा। संख्यावाचक जो विशेषण है वह केवल संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? संख्या का। 1 2 3 5 9 10 11 12 ना, संख्या का बोध कराता है। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाण का मतलब मात्रा, यह नाप तौल से संबंधित होता है, नाप तौल से संबंधित होता है। ठीक, यह नाप तौल से संबंधित होता है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए, आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध, इसका मतलब कि दूध को नापा गया है ना। इसके माध्यम जो वाक्य लिखा गया है इसके माध्यम से यह प्रतीत होता है कि दूध को नापा जा रहा है। तो जहां पर नाप तौल की बात आती है तो वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर सही से कौन होगा? परिमाणवाचक, यानी सी वाला। ठीक ना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह क्या है? नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित अंश है। बूंद बूंद यहां भी रेखांकित नहीं है, इसको कर लीजिए। ठीक है। विशेषण, विशेषण का मतलब होता है जो कि विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? एक व्यक्ति की, एक वस्तु की या एक शब्द की। तो वह शब्द क्या होता है? विशेषण कहलाता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषता बताने वाला, बताने वाला। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखिए ये जो बूंद बूंद लिखा गया है वास्तव में इस शब्द की विशेषता को बतला रहा है। ठीक है ना, फिर भी यह इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बूंद बूंद 2 बार लिखा गया है, बूंद नामक शब्द 2 बार लिखा गया है। ठीक है ना, इसलिए यह नहीं होगा। क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य का साधन, यानी कार्य करने या होने के भाव का जो शब्द बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, आना जाना, उठना बैठना इत्यादि। तो यह क्रिया हो गया। और क्रिया विशेषण क्या है? ऐसा शब्द जो कि क्रिया की विशेषता को बतला रहा है या बतलाता है वह क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है बूंद बूंद टपक रहा है, टपकना एक क्रिया है, रहा है भी एक क्रिया है। तो टपकना जब एक क्रिया है तो यह दोनों शब्द जो लिखे गए हैं बूंद बूंद, यह टपकने की विशेषता को बतला रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बार नहीं 2 बार प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना। और क्रिया विशेषण के लक्षण है जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे ना, ये धीरे धीरे, अभी अभी, और क्या है? अभी अभी, अभी अभी। ऐसे शब्द का प्रयोग जहां कहीं भी होता है वहां पर हमेशा क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। ठीक, इसके बाद यह उत्तर आपको मिल गया। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब आप जानते हैं सबका नाम, सबका नाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य हमेशा देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। यानी वाच्य के कितने प्रकार हैं?
3 प्रकार। इसका उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अव्यय के भेद होते हैं, मतलब पूछ रहा है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अव्यय के भेद, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, ये। ठीक, अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो अव्यय शब्द 2 शब्दों के बीच में संबंध का बोध कराता है उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और वह अव्यय शब्द जो कि 2 पदों या 2 वाक्यों के बीच में संबंध का बोध कराता है उसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और जो विस्मय का भाव प्रदर्शित करता है उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, मैं पहुंच गया, इसके विषय में पूछ रहा है कि यह क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से करवाने की प्रेरणा देता है या करवाना चाहता है, वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से करवा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या है, अपने आप से कर रहा है। तो इसलिए यह नहीं होगा। द्विकर्मक क्रिया, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कर्म नहीं है। द्विकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जहां पर 2 कर्म एक साथ होते हैं, तो यहाँ पर 2 कर्म नहीं है, यानी यह भी नहीं होगा। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जी हाँ, इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि संयुक्त क्रिया कहाँ होता है, जहां पर कि 2 क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे के साथ प्रयुक्त हुई हो, वहां पर हमेशा संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है यह, तो यहाँ पर ये देखिए, यह भी क्रिया है, पहुंचना भी क्रिया है, और गया यह भी क्रिया है। 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की गई हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, यह होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, इसके विषय में पूछ रहा है, ठीक ना, कि यह इन विकल्पों में किस विकल्प में सम्मिलित होगा। पहला है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। ठीक है ना, संज्ञा का मतलब नाम होता है, विशेषण का मतलब विशेषता बतलाने वाला, ठीक है ना, और सर्वनाम जो सबका नाम है, और क्रिया विशेषण क्या है, वह शब्द जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है इसकी विशेषता को बतला रहा है, किसकी, इसकी, जाएंगे, यह जो शब्द लिखा हुआ है इसकी विशेषता को यह बतला रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण ही होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक, तो चलिए, ये रहा प्रश्नों का सिलसिला। इसी प्रकार से बार बार से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत होने न पाए।